गुड इवनिंग बच्चों। क्लास 12th फिजिक्स के इस सीरीज में आज का सेकेंड वीडियो टॉपिक है गॉस थ्योरम। बेटा सीबीएसई हो या आईएससी बोर्ड, क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से गॉस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, हर साल के एग्जाम में मैंने बताया, जैसे चाहे क्लास 11th का 12th का आईएससी बोर्ड देख लें या हम सीबीएसई बोर्ड देख लें, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये जो चैप्टर है गॉस थ्योरम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब हर साल एक डेरिवेशन या 1 मार्क्स का एमसीक्यू, 1 मार्क्स का वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, या फिर कभी भी इसका एक डेरिवेशन यानी एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम हर साल पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम पूरा गॉस थ्योरम टोटली बेस्ड अपॉन सीबीएसई एंड आईएससी क्लास 12th यानी अपकमिंग 2026 बोर्ड के लिए देखेंगे। ठीक है, 30 to 40 मिनट का ये वीडियो होने जा रहा है, जिसमें आपको पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन और साथ में बोर्ड बेसिस पे पूछे जाने वाले छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी साथ में हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, एक बार फिर अगर आप लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले 1 महीने के अंदर आपको क्लास 12th के हर टॉपिक का वीडियो इस चैनल पर मिलने वाला है। ठीक है, तो हम टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक बेटा इस चैप्टर टॉपिक का होने वाला है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, और उसके भी पहले हम यहां पर एक और छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लें, दैट इज एरिया वेक्टर। क्योंकि अभी इस टॉपिक के पहले तक जब भी हम एरिया पढ़ते थे तो एरिया को एज ए स्केलर क्वांटिटी ही ट्रीट करते थे। एज ए स्केलर क्वांटिटी हम एरिया पाई आर स्क्वायर एल बी जो भी फॉर्मूला था, जिस भी शेप साइज के लिए हम फार्मूला पढ़ते आए थे। लेकिन इस चैप्टर में हम एरिया को एज अ वेक्टर ट्रीट करेंगे, हमें उसकी डायरेक्शन निकालनी होगी। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हमें सबसे पहले उसको डायरेक्शन पता होनी चाहिए। तो एरिया वेक्टर में सबसे सिंपल पॉइंट है, आपको यह पता होना चाहिए बेटा कि एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन। सपोज दैट आपके पास ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर शेप में अगर इस सरफेस का एरिया वेक्टर ड्रॉ करें तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड, यहां का भी ड्रॉ करें तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड, अगर इस सरफेस का एरिया वेक्टर ड्रॉ करें तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड। या जैसे क्यूब है या क्यूबाइड है, ये है, मान लिया सपोज दैट क्यूब और क्यूबाइड देखना है तो हमारे पास कुछ भी जैसे बुक है, बुक का ये सरफेस है, अगर हमें अपवर्ड सरफेस पे लेना है तो इसका एरिया वेक्टर जो होगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड। अगर इस सरफेस का एरिया वेक्टर चाहिए तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इसका एरिया वेक्टर चाहिए तो परपेंडिकुलर इनवर्ड। मतलब उस सरफेस से परपेंडिकुलर और आउटवर्ड डायरेक्शन में हमेशा एरिया वेक्टर होगा। ओके, दूसरी चीज सॉलिड एंगल, जैसे मान लिया ये एक स्फीयर है बेटा। अब जैसे नॉर्मली अभी तक हम लोग पढ़ते आए थे, एंगल होता था सर्कल में, आपने एक आर्क ले लिया, आर्क की लेंथ ds लेते थे, तो एलिमेंट्री एंगल हमेशा एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये फार्मूला हम अप्लाई कर देते थे बाय डेफिनेशन। सिमिलरली यहां पर है बेटा, जब यहां पर हम एरिया वेक्टर निकाल रहे हैं, सॉलिड एंगल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सॉलिड एंगल जो यहां पर होगा आपका, वो यहां पर हमेशा कैसे निकालेंगे, ये है हमारा एक, हमने एलिमेंट्री एरिया कट कर ली DA, और ये सॉलिड एंगल को ओमेगा से डिनोट करते हैं, डी ओमेगा, इसकी रेडियस है R। तो जैसे यहां पर डी थीटा कैलकुलेट करते थे, वैसे यहां पर डी ओमेगा कैलकुलेट करेंगे DA अपॉन R स्क्वायर बेटा। तो डी ओमेगा इज इक्वल टू DA अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, और DA अगर टोटल ओमेगा निकालेंगे तो इसे इंटीग्रेट कर देंगे 1 अपॉन R स्क्वायर DA। यहां स्फीयर लिए हैं तो स्फीयर की एरिया हो गई 4 पाई R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, ओमेगा की वैल्यू आ गई 4 पाई और इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। तो गॉस थ्योरम पढ़ने के पहले ये दो टॉपिक, एक का नाम है सॉलिड एंगल और एक का नाम है एरिया वेक्टर, ये दोनों टॉपिक हमें अच्छे से पता रहना चाहिए था।
ठीक है। तो एरिया वेक्टर में हमें डायरेक्शन हमेशा कैलकुलेट करनी होगी, जो कि यहां पर हमने डायरेक्शन पढ़ ली। डायरेक्शन इज ऑलवेज आउटवर्ड डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। और आपका ये जो है सॉलिड एंगल की वैल्यू, चाहे वो स्फीयर हो, चाहे वो सिलेंडर हो, क्यूब हो, क्यूबाइड हो, यानी फॉर एनी सॉलिड, यहां पर सॉलिड एंगल की वैल्यू होगी 4 पाई स्टेरेडियन। यानी हम चाहे किसी भी सॉलिड के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करें थर्ड टॉपिक। यहां से 1 मार्क्स का बहुत क्वेश्चंस बनाया जाएगा इस टॉपिक से, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बेसिक डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। डेफिनेशन है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सरफेस एरिया हेल्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सपोज दैट ये आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड है E, यहां पर एक एरिया हमने एज्यूम कर ली, स्मॉल एरिया है DA, तो एरिया वेक्टर आपकी ऐसे हो गई DA। तो जो एलिमेंट्री एरिया लिए हैं तो D फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा E इंटू DA, यानी टोटल फ्लक्स अगर हम कैलकुलेट करें तो EA। बेटा दूसरी साइड में आपका ये स्केलर क्वांटिटी है फ्लक्स, और E भी वेक्टर है, A भी वेक्टर है, तो E डॉट A, क्योंकि अगर 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करें और एक स्केलर क्वांटिटी आ जाए बेटा, तो उस केस में आपको डॉट प्रोडक्ट फॉलो करता है, यानी बीच में डॉट का सिंबल लगाया जाएगा। अगर 2 वेक्टर का प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी आती है तो क्रॉस प्रोडक्ट फॉलो करता है। बट यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट फॉलो करेगा, यानी इसका जो पूरा फॉर्मूला आ गया वो आ गया EA cos थीटा अकॉर्डिंग टू वेक्टर प्रॉपर्टी A डॉट B इज इक्वल टू होता है AB cos थीटा। तो वहां से ये आ गया, क्योंकि अब आप जब न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे, अगर वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में गिवन है, एरिया वेक्टर फॉर्म में गिवन है और फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो उस केस में आपको हमेशा फ्लक्स कैसे निकलेगा बेटा, डॉट प्रोडक्ट लगा के। ठीक है, इसकी SI यूनिट हो जाएगी E, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। अगर इसकी हम भाई डायमेंशन भी कैलकुलेट कर लें, न्यूटन की MLT माइनस 2L स्क्वायर अपॉन AT, यानी ML3 T माइनस 3 A की पावर माइनस 1, ये आ गई डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये तो बेसिक फार्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अगर कोई भी शेप साइज रखा है तो EA या EA cos थीटा या फिर E डॉट A। जैसे इसकी स्पेशल केस है, अगर एक यूनिफॉर्म न्यूमेरिकल टाइप में समझ लीजिए आप, अगर ये आपको एक क्वेश्चन आ गया, फाइंड phi1 phi2 phi3 एंड phi टोटल, एक ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, इसका मैग्नीट्यूड है E, इसमें एक सिलेंडर प्लेस है, सिलेंडर का ये फर्स्ट सरफेस है, सरफेस एरिया A, ये सेकंड है सरफेस एरिया A, और ये थर्ड है क्रॉस सेक्शनल एरिया A एंड सरफेस एरिया AS। यानी आपको फ्लक्स पासिंग थ्रू फर्स्ट सरफेस बताना है, फ्लक्स पासिंग थ्रू सेकंड सरफेस बताना है, फ्लक्स पासिंग थ्रू थर्ड सरफेस बताना है, और फोर्थ पॉइंट है टोटल फ्लक्स, यानी टोटल फ्लक्स इस सिलेंडर से कितना पास होने वाला है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आपके पास ये मिल चुका है। फर्स्ट सरफेस का अगर हम इसका एरिया वेक्टर ड्रॉ करें बेटा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड A, इसका एरिया वेक्टर ड्रॉ करें तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड, और सरफेस एरिया का एरिया वेक्टर ड्रॉ करें तो अगर हम फर्स्ट यानी phi1 निकाल रहे हैं, देखिए E आपका राइट साइड है, एरिया लेफ्ट साइड है, तो एंगल हो गया cos 180, और cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो माइनस EA। हमें phi2 कैलकुलेट करना है, यानी ये एरिया भी राइट साइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइट साइड है, यानी EA cos 0 की वैल्यू होती है 1। थर्ड हमें यहां पर कैलकुलेट करना है, E हमारा राइट साइड है, ये 90 डिग्री पे कट कर रहा है, यानी phi3 EA cos 90 की वैल्यू होती है 0। फोर्थ
फ्लक्स हमारा स्केलर क्वांटिटी है, तो टोटल फ्लक्स के लिए बेटा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, तो φ1 की वैल्यू है माइनस EA, φ2 की वैल्यू है EA, φ3 की वैल्यू है 0, तो टोटल फ्लक्स विल बी 0। यानी इस न्यूमेरिकल में अगर हमें फर्स्ट सरफेस से फ्लक्स कैलकुलेट करना हो दैट इज माइनस EA, सेकेंड सरफेस से करना हो तो EA, थर्ड सरफेस से करना हो तो 0, और टोटल फ्लक्स अगर निकालना हो तो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू सिलेंडर दैट विल बी 0। इसी तरीके से यहां पर हमने एरिया दे दिया, किसी न्यूमेरिकल में आपको रेडियस दे सकते हैं या एरिया का मैग्नीट्यूड दे के पूछ सकते हैं, तो वहां पर हम उस अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे, उसमें और कोई नया तरीका अप्लाई नहीं होता है। अब जैसे ये तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड थी, कभी कभी न्यूमेरिकल में क्या है, ये है एक XY एक्सिस पे गिवन है भाई ये, और यहां पर एक सिलेंडर ही रख दिया हमने, ऐसे ये रखा है, ठीक है, और यहां से यहां की लेंथ है 1 मीटर, यहां से यहां की लेंथ है 2 मीटर, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, और न्यूमेरिकल में E की वैल्यू दे रखी है 10⁵ I कैप न्यूटन पर कूलम, और एरिया भी दे रखा है, इनका एरिया दिया है 2x I कैप, या एरिया का मैग्नीट्यूड दिया है सिर्फ 2x मीटर स्क्वायर, इन्होंने वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है, और फ्लक्स पासिंग थ्रू, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू सिलेंडर फाइंड करना है। तो बेटा पहले इसको मान लो 1, ये मान लिया 2 और ये मान लिया 3। सबसे पहली चीज तो जो सरफेस एरिया होगी AS, तो φ2 वहां पर 90 डिग्री होने वाला है, तो φ2 की वैल्यू डायरेक्टली हमने कैलकुलेट कर लिया 0 ही होगी। अगर यहां का हम A1 कैलकुलेट करें भाई, तो A1 की वैल्यू हमारी परपेंडिकुलर दिस सरफेस, A2 निकालेंगे तो ये, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि पिछले क्वेश्चन में तो हमने A1 A2 A ही रखा था, यहां पर A1 और A2 क्यों रख रहे हैं, तो उसके पीछे रीजन है, 2 न रखो इसको 3 रखो, चूंकि थर्ड माने हैं। A1 A3 इसलिए रख रहे हैं भाई क्योंकि एरिया जो है 2x है, यानी x के फॉर्म में चेंज हो रहा है, यानी ओरिजिन पे एरिया 0 है, यहां पर x एक्सिस पे 1 आ गए, तो A1 का मैग्नीट्यूड हो गया 2 × 1 यानी 2 मीटर स्क्वायर, और A2 में x आ गया 0 से, ओरिजिन से 3, तो 2 × 3 यानी 6 मीटर स्क्वायर हो गया। तो जब हम φ1 कैलकुलेट करने वाले हैं तो A cos 180, बिकॉज E क्या है, I कैप यानी x एक्सिस पे ही है, तो कितना आ गया φ1 = E यानी 10⁵, A यानी 2 और cos 180 यानी -1, तो -2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। φ2 अब A तो वही होगा E 10⁵, लेकिन अब A3 की वैल्यू 6 हो गई, अब cos 0 1 ही होता है, तो 6 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो टोटल फ्लक्स के लिए φ1 यानी -2 + 6, उधर 3 तो 0 ही है, यानी 4 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। देखिए एक न्यूमेरिकल हम लोगों ने डिस्कस किया कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में, दूसरा न्यूमेरिकल हमारा है जो कि वो किस फॉर्म में है, वेरिएबल फॉर्म में है, बट तरीका वही EA cos थीटा ही एप्लीकेबल है। इसके बाद एक न्यूमेरिकल अगर वेक्टर फॉर्म में कभी दे दे, जैसे क्यूब या ऐसे स्क्वायर 2 × 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड इन YZ प्लेन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 10⁵ I कैप न्यूटन पर कूलम, देन फाइंड फ्लक्स। बेटा YZ की बात अगर हम करें तो आप जहां भी बैठे हैं, जिस भी रूम में बैठे हैं, जहां पे भी हैं, अगर वहां से इस तरीके से एरिया वेक्टर फाइंड करना हो, जैसे आप अपने घर के कॉर्नर को देखें, एक दीवार की इस लाइन को आप x एक्सिस माने, एक को y माने और एक को z मान लें जो हाइट है, तो उस केस में आपको बेटा क्या करना होगा, XYZ करेंगे अगर आप, तो यहां से आपको एक चीज मिल जाएगी कि YZ प्लेन में रखा है, तो हमने y इसको लिया और z लिया है जो गहराई है, तो हमारी मतलब ये कौन सी कंडीशन हो गई, ये वाली दीवार हो गई।
तो इस दीवार से परपेंडिकुलर अगर हम लेंगे तो एक्स एक्सिस पे आएगा, यानी इसका जो एरिया वेक्टर होगा 2 इंटू 2 4 मीटर स्क्वायर आई कैप। बस इतना याद रखिए, अगर एक्स जेड प्लेन में रखेंगे तो एरिया वेक्टर में आई कैप लगेगा, एक्स वाई कैप में रखेंगे तो एरिया वेक्टर में के कैप लगेगा, वाई जेड में रखेंगे तो एरिया वेक्टर में आई कैप लगेगा। अब यहां पर फाई क्या होता है, ई डॉट ए, तो डॉट प्रोडक्ट में आई को आई से मल्टीप्लाई करते हैं, जे को जे से मल्टीप्लाई करते हैं और के को के से मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों आई ही हैं। तो कितना आ गया 10, यानी 4 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यहां आई जे नहीं लगेगा बिकॉज फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो इस टॉपिक से यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स से आपसे 1 नंबर 2 नंबर के न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। उसमें या तो न्यूमेरिक वैल्यू से न्यूमेरिकल आएगा, वेरिएबल बेस में आएगा, या फिर कोई भी कंडीशन बेस क्वेश्चन दे सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं, जो हमारा चैप्टर है उसी का टॉपिक है, वो है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम, इसकी स्टेटमेंट अगर हम बात करें तो ये कंडीशन हमेशा रिक्वायर्ड है फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस। फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस, अगर ये वर्ड नहीं लिख रहे हो तो स्टेटमेंट भी अगर आप लिख दिए डायरेक्ट तो वो गलत हो जाएगा। ये स्टेटमेंट की कंडीशन लिखना जरूरी है, दैट अजम्पशन इज रिक्वायर्ड इन गॉस थ्योरम। तो बेटा, फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जैसे मान लिया एक ये सरफेस है, एक चार्ज यहां पर Q1 है, एक चार्ज यहां पर Q2 है, यहां पर कोई माइनस Q3 है, बाहर कोई Q4 है, सरफेस पर कोई Q5 है। अगर इस केस में हम यहां पर फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो इनसाइड चार्ज का नेट चार्ज स्केलर क्वांटिटी होती है, तो Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी यहां Q4 Q5 इंक्लूड नहीं होगा, इनसाइड चार्ज लिया जाएगा। तो फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस, फर्स्ट कंडीशन तो ये कि ये हमेशा क्लोज्ड सरफेस में ही एप्लीकेबल है, और जो चार्ज लेते हैं इनसाइड चार्ज, यानी जो सरफेस चार्ज से इनक्लोज्ड है। तो जैसे एक न्यूमेरिकल इसका आ गया कि फाइंड फाई S1 अपॉन फाई S2। आपके पास मान लिया ये दो सरफेस है, फर्स्ट सरफेस इज S1 एंड सेकेंड सरफेस इज S2। यहां पर 2 कूलम चार्ज है, यहां पर 4 कूलम चार्ज है, यहां पर -2 कूलम चार्ज है, और यहां पर 5 कूलम चार्ज है। तो बेटा सबसे पहले आप फाई S1 कैलकुलेट करिए, बाकी चार्जेस से मतलब नहीं है हमको। फाई S1 कैलकुलेट करेंगे तो S1 के अंदर सिर्फ कौन सा चार्ज है, 2 कूलम, यानी यहां आ जाएगा फाई S1 इज इक्वल टू 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई S2, अब S2 के अंदर 4 कूलम भी है, -2 भी है, 2 भी है, तो नेट यानी 2 - 2 + 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पर आपसे पूछ लिया फाई S1 अपॉन फाई S2, तो 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी 1:2 ये आ गया। और कई बार एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे आपसे न्यूमेरिकल पूछ लिए कि अगर किसी भी स्फेयर की रेडियस डबल कर दें, हाफ कर दें, तो बेटा फ्लक्स डज नॉट डिपेंड, आपको इसे ग्राफ में बताएं, रेडियस पे फ्लक्स डिपेंडेंट नहीं है, फ्लक्स सिर्फ डिपेंडेंट है चार्ज पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे अगर कभी किसी न्यूमेरिकल में बोल दिए कि स्फेयर की रेडियस को डबल कर दें, ट्रिपल कर दें, 4 टाइम्स कर दें, 10 टाइम्स कर दें, 100 टाइम्स कर दें, उससे फ्लक्स चेंज होने वाला नहीं है। आप इस फार्मूले पे बिल्कुल मत जाना कि E × A था तो एरिया में πr² कर दिया, नहीं। फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज, फ्लक्स डिपेंड्स किस पे करेगा, चार्ज पे। अगर चार्ज को डबल करें, ट्रिपल करें, हाफ करें तो उस पे डिपेंडेंट है। और तीसरी चीज पहले वीडियो में मैं बता चुका हूं, अगर किसी भी फॉर्मूले में एप्सिलॉन नॉट आता है, इसका मतलब कि वो मीडियम पे डिपेंडेंट है। तो मीडियम चेंज करेंगे तो फ्लक्स पे इफेक्ट पड़ेगा, बट रेडियस से फ्लक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक मार्क्स में ये भी पूछ सकते हैं। इसके बाद एक टॉपिक और है आपका गॉसियन सरफेस।
गॉसियन सरफेस का मतलब ये हो गया कि आप थ्योरेटिकली पोर्शन है, कभी आपसे डेफिनेशन पूछ लिया तो गॉसियन सरफेस इट इज एन इमेजिनरी सरफेस, और ये हमेशा इट इज ऑलवेज पासिंग थ्रू अ पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड, और ये कभी भी किसी पॉइंट चार्ज से क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, मतलब इसकी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज नंबर 1, ये हमेशा उसी पॉइंट से क्रॉस करेगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। सेकंड, ये कभी भी किसी पॉइंट चार्ज से क्रॉस नहीं करेगा। थर्ड, इट इज ऑलवेज सिमेट्री टू सोर्स, यानी अगर सरफेस है सिलेंडर तो गॉसियन सरफेस भी होगा सिलेंडर, अगर सरफेस है स्फीयर तो गॉसियन सरफेस भी होगा स्फीयर। ठीक है, अब गॉस थ्योरम का प्रूफ देखिएगा अगर कभी आ गया। ये है आपके पास एक स्फीयर, इसके सेंटर पर एक चार्ज हमने रख दिया कैपिटल Q, इसकी रेडियस है R। ठीक है, अब हमें देखना है ये प्लस चार्ज है, अगर हम पहले तो यहां पर एक एलिमेंट्री एरिया ले लें बेटा dA, तो इसका एरिया वेक्टर किधर गया, आउटवर्ड। अब प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द चार्ज, ये हो गया, तो दोनों के बीच का एंगल आ गया 0 डिग्री। तो पहले हम बेसिक फार्मूला जो हमने पढ़ा था d phi E dA cos 0, यहां से अगर हम देख लिए तो आ गया, तो E की वैल्यू यहां पर बेसिक फार्मूला जो हम पहले पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ चुके हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर इंटू DA। तो जब टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो यही आ जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DA बाई R स्क्वायर, ये इंटीग्रेट हो गया। और बेटा अभी इसके पहले हमने पढ़ा ये जो DA बाई R स्क्वायर है दैट इज डी ओमेगा, और किसी के लिए भी टोटल डी ओमेगा यानी सॉलिड एंगल की वैल्यू होती है 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, फाई आ गया Q/एप्सिलॉन नॉट। यानी अगर कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि स्टेट एंड डेराइव गॉस थ्योरम, तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट। और अगर कभी न्यूमेरिकल में आगे डेरिवेशन भी पूछा है तो डेरिवेशन के लिए ये तरीका, स्फीयर बनाइए, सेंटर पे चार्ज रखिए, वहां से एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज का फार्मूला लगाइए। ये गलती ना करना कि DA 4 पाई R स्क्वायर कर देना, यहां हमेशा आपको क्या करना, DA/R स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओमेगा, और पहले ही पढ़ चुके हैं कि सॉलिड एंगल फॉर एनी सॉलिड सरफेस इज इक्वल टू 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, वैल्यू आ गई Q/एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा इसके न्यूमेरिकल्स भी हमने 2-3 देख ही लिए, छोटे छोटे कंडीशन बेस्ड आते हैं। अब डेरिवेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इसके हैं, 3 है। पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट, फाइनाइट आपको कॉम्पिटेटिव पोर्शन में पढ़ाया जाएगा, बोर्ड इस एग्जाम में सिर्फ इनफाइनाइट आपके सिलेबस में है, फाइनाइट वाला पोर्शन आपको कॉम्पिटेटिव में ही पढ़ाया जाता है, वो बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है। ई ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज्ड स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर, ध्यान से देखिए, जैसे ये हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है इनफाइनाइट, तो ऐसे हमने लेंथ बना दी। अभी हमने अज्यूम कर लिया ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और हमें इस वायर से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। अब ध्यान से समझना इसको बहुत। अब बेटा ये पॉइंट चला गया बाहर, यानी सरफेस हो गया ओपन, अब हम कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन को ही डिराइव करने के लिए हमने पढ़ लिया गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस की 3 प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी इट इज ऑलवेज पासिंग थ्रू अ पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कैलकुलेट करना, यानी हम एक गॉस थ्योरम ड्रॉ कर सकते हैं जो उसी पॉइंट से क्रॉस करेगा। दूसरा, पॉइंट चार्ज से क्रॉस नहीं करता, तो यहां तो चार्ज सिस्टम है ही नहीं। थर्ड, इट इज ऑलवेज सिमेट्री टू सोर्स सरफेस, तो सोर्स यानी वायर, वायर यानी सिलेंडर, तो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमने बना दिया। ये देखिए उसी पॉइंट से क्रॉस किया, ये हमारा बन गया गॉसियन सरफेस। इसकी लेंथ को हमने मान लिया कैपिटल L। अब हमारे इस गॉसियन सरफेस में 3 सरफेस हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। अगर हम देखें यहां पर इसका एरिया वेक्टर ड्रॉ करें तो DA परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इसका भी एरिया वेक्टर ड्रॉ करें तो DA,
और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है तो हमेशा अवे फ्रॉम द सरफेस, यानी ई, यहां भी ई, और अगर यहां ड्रॉ करें तो यहां पर भी ई। लेकिन ये जो सरफेस एरिया है ये आ गई DAS, यानी तीनों सरफेस का हमने एरिया वेक्टर ड्रॉ कर दिया। यहां थीटा आ जाएगा भाई 90 डिग्री, यहां थीटा आ जाएगा 0 डिग्री, यहां भी थीटा आ जाएगा 90 डिग्री। तो अगर हम फाई 1 निकालें, D फाई 1, एक बार जब भी एप्लीकेशन करेंगे तो एक बार फ्लक्स को हम बेसिक फार्मूला यानी फाई इज इक्वल टू EA cos थीटा से निकालेंगे, और एक बार हम फ्लक्स को अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाइंड करेंगे। गॉस थ्योरम यानी फाई Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और दोनों फ्लक्स को इक्वेट कर देंगे। तीनों एप्लीकेशन में हमको यही करना है। तीनों एप्लीकेशन में हम सिर्फ गॉस थ्योरम के क्या निकालेंगे, फ्लक्स निकालेंगे, एक बार EA cos थीटा से और एक बार हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट से। उसके बाद दोनों को इक्वेट कर देंगे, हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो हम फिर से करते हैं, D फाई 1 यानी EDA cos 90 जीरो यानी फ्लक्स जीरो। अगर हम D फाई 3 निकाल दें नीचे के लिए, अगेन EDA cos 90, फिर से cos 90 जीरो हो गया। D फाई 2 निकाल दें तो EDAS cos 0 1 होता है, तो EDAS। तो अगर हम टोटल फ्लक्स निकालें तो D फाई 1 प्लस D फाई 2 प्लस D फाई 3, ये दोनों जीरो ही हैं, क्या बचेगा EDAS। तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू E इंटीग्रेशन DAS। तो इंटीग्रेशन DAS का मतलब हो गया कि टोटल सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया भाई होती है 2 पाई RL। एक फ्लक्स आ गया बाय यूजिंग बेसिक फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसके बाद हम निकालेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, क्या है, फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों में लेफ्ट हैंड साइड देखिए फ्लक्स ही है, तो राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हो गए, 2 पाई RL Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E इज इक्वल टू Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट RL। और बेटा Q अपॉन L को बोलते हैं लेमडा, लेमडा यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो Q अपॉन L आ गया, तो E का फार्मूला आ गया लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर। अब यहां पर भी कभी अगर 1 मार्क्स में पूछ ले भाई, R पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिपेंडेंट है, इनवर्सली। K पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिपेंडेंट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहां से आराम से निकाल लेंगे। अगर कभी न्यूमेरिकल भी आता है तो एकदम से फार्मूला बेस्ड ही आएगा। अच्छा, इसी फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हमको न्यूमेरिकल में इसकी वैल्यू पता रहती है 2 लेमडा बाई R। तो ये वैल्यू हमें पता रहेगी 9 इंटू 10 की पावर 9, और निकाल लें। कभी कभी लेमडा नहीं दिया है, चार्ज और लेंथ दे रखा है, तो लेमडा इज इक्वल टू Q अपॉन L यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी से फाइंड कर लेंगे। ये पहला डेरिवेशन हो गया। सेकंड E ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज्ड सीट। जैसे ये हमारे पास एक सीट है, हमने मान लिया कंडक्टिंग सीट है, पॉजिटिव चार्ज्ड है, ठीक है। अब इसके लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो बेटा चार्ज यानी जैसे अगर हम एक पेज ले लें, पेज, कॉपी का पेज अगर हम ऐसे सीधे करके देखें तो कॉपी के पेज में क्या है, 2 सरफेस एरिया, एक सामने और एक यहां। अगर हम बोर्ड की तरफ ऐसे रख दें पेज को, तो न तो हम एक ही सरफेस एरिया को आपको दिखा सकते हैं, बैक वाला पीछे चला जाएगा। इस चक्कर में हम थोड़ा सा इंक्लाइन करके हल्का हल्का सा सरफेस एरिया को DA लेके एक्सटेंशन कर दिए इतना, और हम यहां से दिखा दिए। तो ये आ गया DA और ये आ गया DA। और भाई सीट जो एरिया होगी वो सिर्फ रेक्टेंगल नहीं होगी, वो सिर्फ स्क्वायर नहीं होगी, ट्रायंगल भी हो सकती है, सर्कल भी हो सकती है। इसलिए कोई भी आइडेंटिटी नहीं लगाएंगे कि एरिया किसका ले रहे हैं, एरिया को ए ही मान के चलेंगे। तो
पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी, तो यहां भी थीटा 0 आ गया, यहां पर भी थीटा 0 आ गया। तो जो टोटल फ्लक्स सेम कंडीशन यहां निकालेंगे, तो पहले फर्स्ट सरफेस का EDA cos 0 प्लस EDA cos 0, तो यहां आ गया 2EDA, और अगर टोटल निकाल दिया तो 2EA, इक्वेशन 1। एंड अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या गया, फ्लाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगेन फ्रॉम 1 एंड 2, 2EA इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो E इज इक्वल टू आ गया Q अपॉन A टू एप्सिलॉन नॉट। Q अपॉन A क्या हो गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। अब कभी कभी न्यूमेरिकल में सीट दिया, 2 सीट रख दिए और न्यूमेरिकल पूछ लिए, मान लिया एक प्लस है और एक माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा, सीट की बात हो रही है। अब यहां पर पूछ लिए, तो ये प्लस है, प्लस की वजह से अवे, ये नेगेटिव है, नेगेटिव की वजह से टूवर्ड्स, तो जो नेट यहां पर आ गया E1 यानी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। इधर 0 इधर 0, यानी इसमें R पे डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। ठीक है, तो ये दूसरा एप्लीकेशन है। थर्ड E ड्यू टू hollow spherical cell, hollow spherical cell, जैसे ये हमारे पास बेटा एक हॉलो स्फीयर है जिसकी रेडियस है कैपिटल R, इसके सरकमफ्रेंस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है Q। अब यहां पर हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बताना हो, यहां बताना हो और इनसाइड बताना हो। ये एट द सरफेस P, ये Q और ये इनसाइड कुछ भी मान लो, M मान लो, तीनों पॉइंट पर फील्ड बतानी है। इस Q की डिस्टेंस सेंटर से है हमारी R पूरा यहां तक। तो सबसे पहले इसके लिए अगर हम सिग्मा कैलकुलेट कर लें तो Q अपॉन A यानी Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। तो बेटा ये पॉइंट बाहर है, तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, यहां पर गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिए। ठीक है, इसको क्यों ना मानो, कोई पॉइंट नहीं, इसको आउटसाइड मानो। पहला हमको आउटसाइड पे बताना है, कहीं पे भी हो सकता हो। तो फिर से वही चीज, पहले हम क्या लेंगे, एरिया वेक्टर, चार्ज पॉजिटिव है तो अवे इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा कितना आ गया, 0, तो डी फाई कितना आ गया, EDA cos 0 यानी E इंटू DA, और टोटल फ्लक्स के लिए E टोटल एरिया यानी 4 पाई R स्क्वायर। और फिर गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q की वैल्यू यहां से आ गई सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। और अगर दोनों को इक्वेट कर दें तो E 4 पाई R स्क्वायर सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कैंसिल, E आ गया भाई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। स्मॉल r की वैल्यू हम चेंज करते जाएं, जहां पर भी सेंटर से जितनी भी डिस्टेंस पर कैलकुलेट करना है इजीली हम फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ड्यू टू हॉलो स्फेरिकल सेल। अगर यही सेकंड पॉइंट एट द सरफेस पूछ ले, एट द सरफेस, तो एट द सरफेस स्मॉल r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल R, दोनों कैंसिल होके क्या आ जाएंगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। थर्ड इनसाइड बेटा, तो यहां पर अगर आप देखिए तो Q इनसाइड कितना हो गया, Q इनसाइड 0 है क्योंकि चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और अगर Q इनसाइड 0 हो गया तो फाई कितना आ जाएगा, 0, और फाई 0 तो E भी 0 आ जाएगा। यानी अगर इसका हम ग्राफ बनाए बेटा R से E का, तो सेंटर से कैपिटल R तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगी, और कैपिटल R पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगी, उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। ठीक है, तो 3 एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, प्लेन शीट एंड हॉलो स्फेरिकल सेल। अच्छा,
तो गॉस थ्योरम में इनके न्यूमेरिकल्स अगर आने वाले हैं तो एकदम से फार्मूला बेस्ड ही आएंगे, ठीक है। चाहे वो इन्फिनाइट के आ जाए, जैसे अगर कभी आ गया, मान लिया 2 सीट रख दिए यहां, एक का +2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम पर मीटर स्क्वायर, एक का -2 इंटू 10⁵ कूलम पर मीटर स्क्वायर, और बोल दे कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। तो मान लिया इसको 1, इसको 2, तो इसके लिए अवे यानी E1, इसके लिए टूवर्ड्स यानी E2, तो E दोनों एक डायरेक्शन में आ गए। तो सिग्मा यानी 2 इंटू 10⁵ अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस 2 इंटू 10⁵ अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सॉल्व हो गया। और टूवर्ड्स टू द नेगेटिव सीट। ऐसे ही वायर के लिए अगर दे दें, अब वायर में जैसे यही दे दिए 2 इंटू 10⁵, यहां लिखा है कूलम पर मीटर, तो यहां से आपको तुरंत पकड़ लेना है कि ये क्या बोल रहे हैं, और यहां पर मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है 1 मीटर 1 मीटर। तो फिर से ये प्लस अवे, ये टूवर्ड्स, लेकिन अब जब E निकालेंगे तो इसका E1 प्लस E2, लेकिन वायर है तो यहां पर लेमडा दे रखा है 2 इंटू 10⁵, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 यानी 1 प्लस 2 इंटू 10⁵, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 यानी 1। दोनों सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा। या कभी सिंगल वायर ही दे दे, सिंगल वायर में क्या दे सकते हैं, सिंगल वायर में आपको E दे के R पूछ लें, R दे के लेमडा पूछ लें, या फिर दोनों दे के इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछ लें। तो गॉस थ्योरम में इतना ही हमें पढ़ना है बोर्ड के लिए। फिर से मैं एक बार ओवरऑल 1 बाय 1 बता दे रहा हूं। पहला टॉपिक हमने पढ़ा एरिया वेक्टर, फिर हमने पढ़ा सॉलिड एंगल, फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फिर हमने पढ़ा गॉसियन सरफेस, गॉस थ्योरम, 3 डेरिवेशन, गॉस थ्योरम का डेरिवेशन, कभी कभी कूलम्स लॉ का भी डेरिवेशन बाय यूजिंग गॉस थ्योरम पूछ सकते हैं। तो ऐसे होता है कूलम्स लॉ यानी Q नॉट, सेम चीज जैसे उसका डेरिवेशन हमने किया था R पर। तो यहां पर फिर से ये पॉजिटिव, ये चला गया एरिया वेक्टर आउटसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर। तो गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं तो फ्लक्स आ गया EDA इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E यहां से आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट DA, ठीक है। DA इंटीग्रेशन में रहेगा, तो E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट DA यानी 4 पाई R स्क्वायर। तो फोर्स इज इक्वल टू Q नॉट इंटू E, तो Q नॉट यानी वही आ गया, देख लो Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। तो इसको भी हम इस तरीके से निकाल सकते हैं अगर कभी पूछ ले तो, ठीक है। तो 3-4 ये छोटे छोटे डेरिवेशन है। अगर इसका न्यूमेरिकल किसी का भी, स्ट्रेट कंडक्टर, प्लेन सीट, या फिर प्लेट का फार्मूला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, और सीट का फार्मूला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। क्योंकि प्लेट में क्या है कि दोनों कांटेक्ट होता है, एक प्लस एक माइनस, जस्ट आउटसाइड ऑफ द सरफेस होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और हॉलो स्फेरिकल सेल। इतना ही आपका गॉस थ्योरम में है। आप इसके बाद चाहें तो इसका PYQ भी कर सकते हैं, और जब हम सारे से सब्जेक्ट को पूरा कर लेंगे तो हर चैप्टर का PYQ का भी वीडियो अपलोड करेंगे। आप चाहें तो इतने से कर सकते हैं। इसके अलावा बोर्ड बेसिस पे कुछ भी पूछा जाने वाला नहीं है। थैंक यू।